हेलो फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक की ओर चलेंगे। वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दैट इज प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत है, ये एक्चुअली पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसके पहले की घटनाओं का अवलोकन करेंगे। ये जो घटना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये 1960 के दशक का घटना है। 1960 के दशक का घटना है, अर्थात इसके पहले की जो घटनाएं हैं उनमें ऐसा क्या चीज़ हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को लाना पड़ा। तो इसका जानने का प्रयास करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पहले वो वैसे कौन से नॉर्मल थ्योरी थे जिसको कि इसके आगे का मार्ग परिष्कृत किया गया, परिमार्जित किया गया। तो वो जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन, समुद्र तल प्रसरण, भूकंप और ज्वालामुखी। एक्चुअली जब पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ये बात की जाती है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका संरचना कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, तो उस क्रम में सबसे पहले इन 3 से 4 थ्योरी को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, सी लेबर एक्सपेंशन, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग एक सूक्ष्म विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आएंगे। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बोला गया कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व आज के जो वर्तमान संदर्भ में जितने भी महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, तो इस समय देखा गया कि जो महाद्वीपीय विस्थापन में ये जो महाद्वीप है एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। ये कभी उत्तर की ओर मूव कर रहे हैं, पश्चिम की ओर मूव कर रहे हैं, कभी उत्तर की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में मुख्यतः ये बताया गया कि जो महाद्वीप है वो एक दूसरे को या तो उत्तर की ओर मूव कर रहे हैं या पश्चिम की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन महाद्वीपीय विस्थापन ने किया। उसी तरह से समुद्र तल प्रसरण ने किया कि जो समुद्र का तल है, समुद्र के तल में बहुत सी ऐसी भू विवर्तनिक क्रियाएं होती है जिसके वजह से भी महाद्वीप का उत्थान होता है, महाद्वीप का निर्माण होता है, और बहुत से ऐसे भू आकृतिक क्रियाओं का भी निर्माण होता है। वैसे भी जैसे रिलीफ उच्चावच का भी निर्माण होता है। उसी संदर्भ में भूकंप भी एक क्रिया है जिससे कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने देखने को मिलता है। इसी से प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और फिर जो एल वेव होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी संदर्भ में ज्वालामुखी की क्रियाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति से ही संबंधित है ज्वालामुखी की क्रियाएं। ठीक, अब इसी का जो एक्सटेंशन फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम लोग देखेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आखिर क्या है और इसका ये महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्र तल प्रसरण का इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे है, इसका परिमार्जित फॉर्म कैसे है, देखते हैं इसको।
देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, ये प्लेट, ये क्या होता है, ये विवर्तनिक क्या है? प्लेट एक्चुअली जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं, नट सेल में ये महाद्वीप हैं हमारे। तो और जैसे कि जितने भी महासागर हैं, एक लेमैन में इसको समझने के लिए इसे करते हैं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान स्थलखंड था, और ये जो सारे थे इसके आसपास के जल, इसको पेंजिया नाम दिया गया था, और ये पेंथालासा था, पेंजिया एंड पेंथालासा। यही जो पेंजिया है, आगे चलकर इसका विभाजन हुआ, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ। उसी संदर्भ में इसका जब आगे फॉर्म हुआ, तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो हैं हैरी हेस। उन्होंने ये बताया कि ये जितने भी स्थल खंड या फिर जल खंड है, वो एक बड़े बड़े प्लेट और छोटे प्लेट के रूप में विभक्त है। बड़े प्लेट और छोटे प्लेट के रूप में विभक्त हैं। बड़े प्लेट के रूप में उन्होंने क्या क्या नाम दिया? बड़े प्लेट के रूप में जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इसी तरह से 6 से 7 बड़ी प्लेटों का नाम लिया, और छोटी प्लेटें जैसे कि नाज़का प्लेट, कोकस प्लेट, इस तरह से लगभग 14 to 15 छोटी प्लेटों को उन्होंने हैरी हेस महोदय ने संदर्भित किया। और ये जो प्लेट है, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें, इन्हीं के मूवमेंट के आधार पे उन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। इस जो बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें हैं, वो उसका मूवमेंट के लिए उन्होंने देखा कि ये जो बड़ी प्लेटें हैं और ये छोटी प्लेटें, सपोज बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें, ये जो प्लेटें हैं ये हमारा स्थलमंडल के ऊपर है, और जलमंडल यानी कि जो सतह है उसके नीचे का क्षेत्र, इसमें आपका स्टेनोस्फीयर है। ये जो नए नए टर्म आ रहे हैं इस पे घबराइएगा नहीं, ये आपका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, डिटेल्स क्लास में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी यहाँ पे मेन फोकस करते हैं कि हैरी हेस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या किया। तो ये जो स्टेनोस्फीयर के ऊपर है, ये स्थलमंडल के बड़ी प्लेटें जो है वो स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरते रहती है, तैर रही है। ये जो बड़ी प्लेटें हैं ना, 7 प्लेट, 6 से 7 बड़ी प्लेटें, वो जल मंडल या तो बोले कि स्थल मंडल के ऊपर तैर रही है, वो तैर रही है। अभी तैरने का उन्होंने कारण क्या बताया? तैरने का जो कारण बताया कि जो पृथ्वी है हमारा, देखिए ये है हमारा पृथ्वी का जो निचली सतह है, पृथ्वी के अंदर का सतह है ना। इसका जब डिवीज़न किया गया था, अर्थ क्रस्ट, भूपरपट्टी है, ये भूपरपट्टी, इसके नीचे फिर परवार और मेंटल, परवार या मेंटल, और सबसे केंद्र में क्रोड, ठीक है।
तो ये जो एस्थेनोस्फीयर वाला पोर्शन है ये आपका इस जगह पे है। एस्थेनोस्फीयर के ही ऊपर ये जितने भी स्थल मंडल हैं, स्थल मंडल के ऊपर जितने भी बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर तैर रही है, उसका मूवमेंट हो रहा है। और वो जो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या वो आवश्यक कारक बताए, वो क्या क्या फैक्टर बताएं, वो था संवहन तरंगे, पृथ्वी का खिंचाव बल, पृथ्वी का खिंचाव बल। ये संवहन तरंगे एक्चुअली होती क्या है? कॉन्वेंशनल करंट। ये जो कन्वेंशनल करंट है भूपर्पट्टी के अंदर, वो सारे जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि मोल्टेन अवस्था में पाए जाते हैं, द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और ये संवहन तरंगों के कारण ये एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं। मतलब कि ये जो तरल का पोर्शन है वो एक मूवमेंट होता है उसका, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अंदर पृथ्वी के अंदर वो मूवमेंट होते रहता है। इस मूवमेंट के वजह से भी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर तैरती है। पृथ्वी का खिंचाव बल, खिंचाव बल का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी घूम रही है यानी कि उसका घूर्णन बल, घूर्णन बल, रोटेशन के कारण भी इसका इफेक्ट पड़ता है। रोटेशन का मतलब है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के वजह से भी इसका जो प्लेटें हैं एक दूसरे से मूव करती है। तो इस प्लेटें का जो मूवमेंट है ये मुख्यतः प्लेट टेक्टोनिक के ही नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत में हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लेटें मूवमेंट कर रही है आखिर इस मूवमेंट का किस डायरेक्शन में होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हैरी हेस महोदय ने था, प्लेट जो मूव कर रही है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 कैटेगरी में, वो कौन कौन से कैटेगरी थी? उन्होंने बोला कि सपोज कि पहला जो कैटेगरी है वो है कि आपकी जो दोनों प्लेटें हैं एक दूसरे के आसपास आ सकती है। ये प्लेट है समझ लीजिए, एक बड़ी प्लेट दूसरे प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में आ सकती है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्रम में हो। ठीक, तो हैरी हेस महोदय ने बताया कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख आएंगी तो आने वाली जो दोनों प्लेटें हैं उनको उन्होंने नाम दिया कन्वर्जिंग प्लेट। कन्वर्जिंग प्लेट। कन्वर्जिंग प्लेट का मतलब हुआ अभिसारी प्लेट। और जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होंगी उसको डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट। और ये जो दोनों एक दूसरे के सम्मुख समानांतर क्रम में जब उसका मूवमेंट होगा तो उसको उन्होंने कहा संरक्षी किनारा या संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट। आखिर ये जो प्लेट मूवमेंट कर रही है इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे तथ्यों को समावेश किया जिससे कि आज के जितने भी उच्चावच हैं उसका एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन का जैसे कि जितने भी बहुत पर्वतमाला हो गए, जैसे रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, फिर आपका अटलांटिक ओशियन में जो उपस्थित है कटक है, उसका कैसे उत्पत्ति हुई, उसका कैसे विस्तार हुआ। ये जो तीनों प्लेटें के आधार पर ही उसका क्लासिफाई किया गया और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने इन तीनों प्लेटों का नाम दिया। तो अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि कन्वर्जिंग प्लेट
का आगे में कौन कौन सा इफेक्ट होता है, अपसारी प्लेट में क्या इफेक्ट होता है, एंड देन संरक्षी प्लेट क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। सी कन्वर्जिंग प्लेट कन्वर्जिंग प्लेट, अब सपोज ये एक प्लेट है, सेकंड प्लेट है, एक दूसरे की ओर मूव कर रही है, ठीक। तो ये जो प्लेटें होती हैं ना, ये प्लेटें का क्या होता है कि डेंसिटी किसी का कम होता है या किसी का ज़्यादा होता है। जो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ये तो प्लेटें या तो एक दूसरे के ऊपर छेपित हो जाती है, इसका मूवमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाले प्लेटें होगी वो कम डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे धंस जाएगी, यानी कि अधिक्षेपित हो जाएगी। सपोज ये है ज़्यादा डेंसिटी वाली प्लेटें और ये है कम डेंसिटी। अब देखिए जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अधिक्षेपित हो जाएगी। कैसे? अब देखिए ये है ज़्यादा डेंसिटी वाली प्लेट, ज़्यादा घनत्व वाली और कम घनत्व वाली। तो ये जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अधिक्षेपित हो जा रही है, नीचे धंस जा रही है, और यहाँ पे धंसने के बाद ये पिघल जा रही है। पिघलने का जो स्थान है वो कहलाता है बेनी ऑफ जोन। क्या कहलाता है? बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन इस क्षेत्र में प्लेटें का यहाँ पे पिघल जा रहा है। पिघल जाने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, अब देखिए ये प्लेटें इस तरफ से आ रही है और ये प्लेटें जा रही है अधिक घनत्व वाली। देखिए इसको, ये है आपका ये वाला कम घनत्व वाली प्लेट और ये है आपका ज़्यादा घनत्व वाली प्लेटें। ये ज़्यादा घनत्व वाली प्लेटें आ रही है एक दूसरे के सम्मुख, ज़्यादा घनत्व वाली प्लेटें धंस रही है, ठीक है। लेकिन ये कम घनत्व वाली प्लेटें इसको क्या कर रही है, कॉलिजन यहाँ पे आके टक्कर मार रही है। अब यहाँ पे टक्कर मार रही है तो क्या होगा, ये जो प्लेटें जो नीचे छेपित हो गई यहाँ पे तरल अवस्था में चल जा रहा है। तरल अवस्था में क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण नीचे तरल अवस्था में ये बदल जा रहा है, और ये बदलने के कारण ये एक ऐसा प्लेस खोजता है जिससे कि वो जो पिघला हुआ मोल्टेन पदार्थ है वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो ये जब बाहर आने की कोशिश करता है तो देखता है कि जब इसको कहीं पे भी आते टाइम इस प्लेट के कहीं पे दरार उत्पन्न हो तो इस दरार में भी वो मूव कर जाता है। जैसे ही वो दरार में प्रवेश करता है तो यहाँ पे मैग्मा के रूप में ये आता है। मैग्मा के रूप में आने के पश्चात ये जैसे ही सतह से ऊपर आता है तो ज्वालामुखी का फॉर्मेशन करता है, और इस जो पॉइंट कॉलिजन का पॉइंट है यहाँ पे भूकंप का क्षेत्र बन जाता है। भूकंप का क्षेत्र होता है। एक और बात कि ये जब दोनों प्लेटें टकरा रही है तो टकराने के फलस्वरूप यहाँ भी एक गर्त जैसी संरचनाएं बन जाती है, गर्त। एक और बात कि ये जो मोल्टेन पदार्थ है, तरल पदार्थ है, इसी का उत्थान यहाँ पे पर्वत के रूप में होता है। जैसे कि आज के हमारे जितने भी हिमालय पर्वतमाला में जितने भी ऊंची चोटियाँ हैं, ये सब इन्हीं के ये जो कन्वर्जिंग प्लेट के फलस्वरूप ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। भूकंप का फॉर्मेशन हुआ, गर्त का फॉर्मेशन हुआ, ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न हुई।
अब देखते हैं कि ये जो पर्वत निर्माण हुआ, ये पोर्शन, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं हिमालय का पर्वतमाला। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और फिर क्या, आल्प्स पर्वत का फॉर्मेशन इसी तरह हुआ है। हिमालय तो भारत के में उपस्थित है, आल्प्स स्विट्जरलैंड में यानी कि यूरोप में। अब ये देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्लेटें थी जो हिमालय का फॉर्मेशन बनने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिएगा, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये अफ्रीका वाली पोर्शन, ये मेडिटेरियन वाली पोर्शन। देखिए, ये वाला जो भाग है ये है यूरोप, और ये है एशिया का प्लेट। ये दोनों का नाम हो गया यूरेशिया। कंबाइंडली इन दोनों को बोलते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक। और जो दूसरा प्लेट है वो है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट। अब यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये जो प्लेटें हैं, यूरेशिया का प्लेट और ये आपका भारतीय प्लेट कंपैरेटिवली जो घनत्व के अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा अधिक घनत्व है इसका। इस घनत्व के कारण ये प्लेटें इधर की ओर मूव कर रही थी, ये प्लेटें अपर की ओर पोर्शन की ओर मूव कर रही थी। दोनों में देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका यूरेशिया का प्लेट यानी कि ये वाला पोर्शन, और ये हो गया आपका इंडियन प्लेट, या तो फिर इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस प्लेट का जब मूवमेंट हुआ है, इसका अपर की ओर मूवमेंट हुआ और उधर से यूरेशिया प्लेट का भी मूवमेंट हुआ। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसका घनत्व बहुत अधिक है। घनत्व होने के कारण इसका नीचे अधिक्षेपण हुआ। अधिक्षेपण देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देखिए यहाँ पे, ठीक। इसका मूवमेंट हो रहा है साइड में, और ये है यूरेशियन प्लेट। इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियन का प्लेट है, इसका डेंसिटी अधिक है एज कंपेयर टू यूरेशियन प्लेट, जिसके वजह से इसका अधिक्षेपण हो जा रहा है, सबडक्शन हो रहा है, मूव कर रही है सब। देखिए, अधिक्षेपित हो गई नीचे। बेनियोफ जॉन मंडल यहाँ पे है। यहाँ आने के बाद क्या होगा, इस पोर्शन में भूकंप, ज्वालामुखी, और ये जो है हिमालय यानी कि पर्वत, फोल्डेड माउंटेन जो है ये निर्माण हो रहा है। ये वाला पोर्शन में देखिए, देख रहे हैं ना, ये जो आज का पोर्शन हमारा दिख रहा है, यही वाला कौन है,
हिमालय पर्वतमाला। ठीक है। अब जो अभिसारी प्लेट है उसके क्या प्रभाव हैं, प्रभाव बोले या फिर विशेषता भी बोल सकते हैं, उसके क्या विशेषताएं हैं। देखिए विशेषताएं में क्या है, पुरानी प्लेटों का, अधिक घनत्व वाली प्लेटों का ह्रास हो रहा है, तो पहला नंबर प्लेटों का ह्रास। ठीक है। सेकंड नंबर में क्या हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी की क्रियाएं उत्पन्न हो रही है, भूकंप प्लस ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न हो रही है। और तीसरा वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। थर्ड फोल्डेड माउंटेन फॉर्मेशन, वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यह है अभिसारी प्लेट। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन था अपसारी। अपसारी मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली प्लेटें। तो एक दूसरे से दूर जाने वाली प्लेटें देखते हैं उसको सेकंड में। अपसारी प्लेट यानी कि डाइवर्जिंग प्लेट। ये अपसारी प्लेटें क्या होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर रही हो, करेक्ट है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर रही हो तो इसके जो बीच में है, बीच वाली भाग में, जैसे कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही है, दूर जाने के फलस्वरूप इसका जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे कुछ रचनात्मक संरचनात्मक अवयव उत्पन्न होते हैं, फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखने का यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसे क्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो प्लेटें हैं ये इसकी तीन दशा हो सकती है। पहला दशा क्या है, या तो ये प्लेटें कॉन्टिनेंटल हो सकती है और ये प्लेटें भी कॉन्टिनेंटल हो सकती है, या तो ये प्लेटें ओशियनिक हो सकती है, ये प्लेटें भी ओशियनिक हो सकती है। थर्ड कंडीशन, ऐसा भी स्थिति ऐसा भी उत्पन्न हो सकता है कि एक ओशियनिक हो और एक कंटिनेंटल हो। अब देखिए यहाँ पे कंटिनेंटल और ओशियनिक का क्या मतलब हुआ, वो जो बड़े महाद्वीपीय प्लेटें थी जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेटें यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि पैसिफिक प्लेट हो गया, अटलांटिक प्लेटें हो गया, इसी तरह से जो सागरीय प्लेट है वो ओशियनिक प्लेटें कहलाती हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेटें जब एक दूसरे के दूर जा रही हो तो क्या इसका यहाँ पे उत्पन्न होगा। जब एक ओशियनिक प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हो तब क्या यहाँ पे उत्पन्न होगा, और एक ओशियनिक और कंटिनेंटल प्लेटें जब एक दूसरे के दूर जा रही हो तो क्या उत्पन्न होगा। ठीक, देखते हैं कि ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटें क्या होती है। डाउन टू बॉटम कोशिश करते हैं जाने का। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन,
ठीक। इसके इधर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये जो पैसिफिक ओशियन है ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, और इसका इस वाले पोर्शन में क्या है, अटलांटिक ओशियन। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो ओशियनिक प्लेटें होती है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो महाद्वीपीय प्लेटें होती है उसका डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है, और जो ओशियनिक प्लेट है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या उत्पन्न होती है, कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक। ये जो अटलांटिक पोर्शन का क्षेत्र है, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे क्या है, रफ आइडिया के लिए यूरोप है, और इधर आपका क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। इस पोर्शन में देखने का कोशिश कीजिए। अटलांटिक ओशियन के जो समुद्र तल है, समुद्र तल एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर मूव कर रही है। अटलांटिक ओशियन का जो नीचे वाला पोर्शन है समुद्र तल, उसका एक दूसरे के विपरीत दिशा में और जाने का प्रयास कर रही है। यानी कि यहाँ वाला पोर्शन देखिए अटलांटिक ओशियन का, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये वाला पोर्शन देखिए, एक का मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में और एक इसके जस्ट विपरीत दिशा में। तो उस अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र में क्या उत्पन्न होगा कि जो अंदर से आने वाली मोल्टेन चीज़ें हैं, तरल पदार्थ है, वो उसके ऊपर आएगी, और ऊपर आएगी तो अटलांटिक ओशन में एक अटलांटिक कटक का निर्माण करती है। मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। अब उसी प्रकार से ये जो पैसिफिक प्लेटें हैं और ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका के प्लेटें हैं, साउथ अमेरिका के प्लेटें हैं, इस पैसिफिक प्लेट का नीचे अधिक्षेपण हो रहा है, किसके, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के। तो जब अधिक्षेपण हो रहा है तो इस वाले पोर्शन का क्या होगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इसी फॉर्मेशन की वजह से क्या बना, रॉकी पर्वतमाला यहाँ नॉर्थ अमेरिका में और एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में बना है। ठीक। अब नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड वाला जो था संरक्षित प्लेट किनारा, ओशियनिक छूट गया ना। ये जो ओशियनिक प्लेट है, इससे आपका निर्माण हुआ है किसका, जापान का, और द्वीपीय चाप, जापान का जो फॉर्मेशन है वो ओशियनिक डाइवर्जिंग प्लेटों के कारण हुआ है। ठीक है, ये जो जापान वाली पोर्शन है ना, देखिए जापान, ठीक है, इस जो जापान का फॉर्मेशन हुआ है 4 द्वीप से मिल के बना हुआ है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्योसू। क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। होन्शु, होक्काइडो, क्योसू, शिकोकू, ये जापानी नाम है। जापान को जो निर्माण हुआ है इन्हीं चारों द्वीपों के फॉर्मेशन के कारण ही इस पूरे जापान का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि ओशियनिक प्लेटों के डाइवर्जन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। द्वीपीय चाप भी एक जो जापान है द्वीपीय चाप का ही उदाहरण है। ठीक है,
अब जो सेकंड थर्ड नंबर था वो क्या था? संरक्षित प्लेटें। थर्ड था संरक्षित प्लेटें। संरक्षित प्लेटें का अर्थ हुआ कि जब दोनों प्लेटों का मूवमेंट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, या तो फिर समानांतर क्रम में हो, एक एबव जा रहा हो तो एक डाउन जा रहा हो, तो ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे भी भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन? सान एंड्रियास फोल्ट। सान एंड्रियास फोल्ट। ये सान एंड्रियास फोल्ट कहाँ है ये देखिए। ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, ठीक है। यही जो कैलिफोर्निया के पास है ना, ये संरक्षित प्लेटें का फॉर्मेशन होता है। संरक्षित प्लेटें यहाँ पे पाया जाता है। यही है सान एंड्रियास फोल्ट, जो कि संरक्षित प्लेटें का उदाहरण है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसका मूवमेंट, एक प्लेटें एक दूसरे की या तो सम्मुख में आएगी, या तो एक दूसरे के विमुख जाएगी, या दोनों का समानांतर क्रम में होगा। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो बीच से फॉर्मेशन होगा, जो जिसका एग्जाम्पल क्या था? मध्य अटलांटिक कटर जो बनाए थे। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आएगी, एक दूसरे के सम्मुख आएगी, तो क्या बताए थे एग्जाम्पल? फॉर्मेशन होगा, पर्वतमाला का फॉर्म, जैसे कि हिमालय के पर्वत का निर्माण बताए थे, फिर अल्प्स पर्वत का निर्माण बताए थे जो स्विट्जरलैंड में वो, और ये तीसरा जो था सान एंड्रियास फोल्ट, जो कि संरक्षित प्लेटों का एग्जाम्पल था। ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ज्योग्राफी का ये जो सेशन है, 2-3 सेशन हो चुकी है, जो कि रैंडम वाइज है, क्योंकि ये डेमो का सेशन चल रहा है। एक और हमारी जो क्लासेस चल रही है वो रेगुलर बैच का है, जो कि फ्रॉम द बिगिनिंग चल रहा है। इसमें टॉपिक वाइज सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। क्योंकि ये डेमो का सेशन है, इसीलिए हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था वो ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। सेकेंड सेशन में हम लोगों ने मॉनसून डिस्कस किया था, और आज का जो थर्ड सेशन था डेमो का, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। ये जो तीनों टॉपिक डेमो सेशन के लिए चल रहे हैं, बट हमारे जो वो रेगुलर बैच हैं उसमें फ्रॉम द बिगिनिंग ज्योग्राफी सिलेबस का जो बताए थे वहाँ से पॉइंट वाइज चल रही है। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, और ये जो रेगुलर क्लासेस है उसका भी लुत्फ़ उठाइए, ताकि सिलसिलेवार ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ें। ठीक है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक से जुड़े रहिए सीडिंग सक्सेस क्लासेस से। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आज के लिए थैंक यू।